तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से ही यहां पर यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारी तादाद में यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन तमाम यात्रियों को परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब अचानक से अनाउंस होता है कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। कोई जानकारी एयरलाइंस की तरफ से उनको नहीं मिलती और तुरंत उनको यह कह दिया जाता है कि आपकी फ्लाइट्स किन्हीं कारणों की वजह से रद्द करनी पड़ी है। और लगभग 80 के आसपास ये फ्लाइट्स हैं जो रद्द हुई हैं। और आंध्र प्रदेश में 26 मई से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 28 मई से यह हवाई सेवा शुरू होगी। तो मास्क, आरोग्य सेतु ऐप ये बहुत जरूरी है। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड नहीं है और आपका टिकट कंफर्म हो चुका है या फिर आप एयरपोर्ट में हैं, सफर करना चाहते हैं, तो आपको आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तमाम तरीके के प्रिकॉशंस, पूरी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। यह तस्वीर आप देखिए, मुंबई, ओडिशा और रांची की तस्वीर है। सुबह से ही भारी तादाद में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि 1 घंटा पहले एयरपोर्ट में पहुंचना होता है, लेकिन जो यात्री हैं वो 3 घंटे 4 घंटे पहले यहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन उन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जिनको यह पता चलता है कि उनकी जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है। उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि कोई मैसेज उनको नहीं आया एयरलाइंस की तरफ से, और अचानक उनको वहीं पता चलता है जब एयरपोर्ट में अनाउंस होता है कि आपकी फ्लाइट जो उतने टाइम पर जानी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा उनके सामने परेशानी है। और सवाल यह भी है कि अगर उनकी फ्लाइट को कैंसिल किया गया तो पहले उनको यह सूचित क्यों नहीं किया गया, उनको कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। अचानक से एयरपोर्ट में अनाउंस हुआ है जिस वजह से काफी यात्री परेशान भी हैं। तो चलिए आपको कुछ प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। जो यात्री जिनका सुबह से पहुंचने का सिलसिला जारी है, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है वो भी सुन लेते हैं। लास्ट 15 डेज, 15 दिन से। आप क्या करने के लिए जा रहे हैं और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं यहाँ मुरादाबाद रहता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, वहाँ कैपिटल हॉस्पिटल, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की शुरुआत होना सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है। अगर पूरी सावधानियाँ रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। My name is Prasiddhi Podar and I am from Odisha. I've been studying in Singapore and I feel privileged to be on one of the first air flights to go back to my hometown, Cuttack. And so I would like to thank Vistara and the government of India for helping us with this. So you stuck in Delhi Yeah, I was stuck in Delhi for the past 14 days. and where you came from? I came from Singapore. What are you doing in Singapore? I was studying in Singapore, so I had to quarantine myself in Delhi for 14 days. And now I feel privileged to be able to go back to my city in Odisha. Many are debating on the issue of that why government is starting domestic flight, and someone said it is better that in a calibrated manner they should start the domestic flights. Yeah, because everyone needs to go back to their hometowns at some point, and if the virus increases, so it's better to act now, and then the people can go back now, and it would be more difficult in the future if they want to go back. So I think it's good that students like us can go back, and other laborers who are in different cities, it's easy for them to go back now. So where you had to put up for the I was staying in a hotel for the 14 days, and then I stayed in my relative's place for the past 2-3 days. And I'm very happy that the flight started, because otherwise I would have had to go back by road. जी, पार्लियामेंट सेशन जो बजट सेशन चल रहा था हम लोग का 2020 का, पूरा सेशन में यहाँ पे दिल्ली में था। और दिल्ली में ये सेशन अटेंड करने के बाद मैंने कोशिश भी किया था जाने के लिए उड़ीसा, पर क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ट्रेन फ्लाइट सब बंद हो गए थे। तो पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे दिल्ली में फंसा हुआ था। आई वॉज रियली मिसिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ लॉट, और मैं काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था कि कैसे जाऊँगा, अपने लोगों से मिलूँगा और अपने घर वापस जाऊँगा। बट जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री नवीन सर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको कहा था कि वी मस्ट ओबे द लॉकडाउन, वी मस्ट ऑनर इट, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुस्त रहें। सो उनको ही सम्मान करके यहाँ पे दिल्ली में अपने घर में था, जितना कोशिश कर सका यहाँ पे दिल्ली में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स को खाना दे सका, हेल्प कर सका। अब अपने राज्य वापस जा रहे, वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है आगे। हम लोग अहमदाबाद से आए मैडम,
मेरे इन लॉज रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी सीरियस है, इसके लिए आना पड़ा इमरजेंसी में। तो जैसे ही पता चला कि 25 से चालू हो रही है, तो हमने पहले बुकिंग करवा के हम पहुँचे यहाँ पे। कैसा रहा फ्लाइट का सफर इतने दिनों के बाद? मतलब बहुत चेंजेस है पहले के माहौल में और अभी के माहौल में। ये डिस्टेंस मेंटेन करना, बाकी सब चीज़ों को फॉलो करना। 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो मैं 3:15 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया था अहमदाबाद। बस कुछ नहीं, मैं जो भी है अच्छा है। सफ़र के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है मोदी जी ने। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। तो आप अपने फादर मदर से यहाँ मिलने आए? मिलने के लिए आई हूँ, अगर नहीं होता तो मैं मिल भी नहीं पाती। आफ्टर 2 लॉन्ग मंथ आज डोमेस्टिक जो प्लेन्स हैं स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ और यहाँ दिल्ली रहता हूँ मैं, बट जॉब में नोएडा जाऊँगा सीधा। तो जी आप लखनऊ में वहाँ फंसे हुए थे क्या? वहाँ मैं स्टक डाउन था, मैं किसी इमरजेंसी में गया था। उसके बाद मेरे पास कोई वापस आने का साधन नहीं था, तो मैं इमरजेंसी अटक गया हूँ। अगर आप पहले भी फ्लाइट में आपने ट्रैवल किया, आज भी किए, क्या चेंजेस आपने देखा, किस तरीके की चेंजेस हैं? चेंजेस ये लगे कि लोग आज कम थे, फ़्लाइट में लोग कम थे। जनरली फ़्लाइट्स में पहले आपको बुक करनी पड़ती थी अपना बोर्डिंग पास वगैरह टिकट्स, लेकिन अब जो है मैंने देखा कि वहाँ 3 घंटे पहले भी टिकट्स बुक हो रही थी और फ्लाइट्स में भी काफ़ी सीटें वैकेंट थी, खाली थी। एक्चुअली हम लोग की दोनों की यहाँ पे जॉब है दिल्ली में, हम लोग का रेसिडेंट लखनऊ में ही है और जो भी बेस्ट पॉसिबल कोशिश हुई हम लोग से हम लोग की जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो बस इस टाइम वही कोशिश थी कि कैसे भी करके अपने जॉब प्लेस पे आएँ, तो सब कुछ नॉर्मल था। ओके, अगर हम बात करें तो फ्लाइट में और क्या क्या चेंजेस आपने देखे? सोशल डिस्टेंसिंग होगा और किस तरीके के चेंजेस आपने देखे? पहले से काफ़ी बेटर था, सब कुछ वेल सैनिटाइज था। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, लखनऊ से। अगर मैं सवाल पूछूँ, 2 महीने के बाद ये कृषि रेज्यूम हुआ है, फ्लाइट चल रही है, तो कैसे देखते हैं आप चीज़ को? आपने ट्रैवल किया, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? पहले से काफ़ी चेंज है, प्रिकॉशन के साथ लोग चल रहे हैं अब। पहले सैनिटाइजेशन में था नहीं, गैप था, अब लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो अच्छा है। पहले से लोग थोड़ा फॉलो करेंगे चीज़ें जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं। फ्लाइट 2 महीने के बाद में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आप भी फंसे हुए थे लखनऊ में, तो सरकार के इस मूव को क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल हुए। 2 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कैसे ई पास बन जाए, कुछ वापस दिल्ली आने के लिए। फर्स्ट फ्लाइट थी जो हमने लखनऊ से दिल्ली, हम लोग फर्स्ट फ्लाइट लेके आ गए। किस मुसीबत का मतलब कैसे यहाँ पहुँचे? सब कुछ अच्छा था। अहमदाबाद में जैसे ट्रांसपोर्ट भी खुल गया था, तो एयरपोर्ट तो पहुँचने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सच पुलिस वाले ने भी 1-2 बार पूछा हमसे अहमदाबाद में, आज 7 से सुबह से 7 से कर्फ्यू रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के हो गया था सब कुछ। मेन प्रॉब्लम बस वही है कि एयरलाइन फ़्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है, तीनों सीट्स पे बैठते हैं सब, तो बस मेन दिक्कत वही आती है, बाकी सब कुछ सब बेटर है, अच्छा है। अगर आप देखा जाए पहले के मुकाबले और अभी में क्या आपने डिफरेंसेस देखे होंगे? क्या क्या कुछ चेंज था? स्टाफ ज़्यादा केयरिंग हो गया है टुवर्ड्स द कस्टमर, टुवर्ड्स द स्टाफ, एवरीबडी इज़ वेरी केयरिंग इन एवरीथिंग। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली। कौन सी फ्लाइट है? मेरा इंडिगो इंडिगो। कितने बजे की है? पहले 9:30 का था, 9:35 अभी रिशेड्यूल है 10:50 का। आप यहाँ पे कब से फंसे हो? एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ पैरामिलिट्री में, तो मैं आया था मेडिकल में था, 2-2.5 महीना हो गया। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली। कितने बजे की फ़्लाइट है? 10:50 कौन सी? इंडिगो एयरलाइन। आप यहाँ पे फंसे पड़े थे? यहाँ पे फंसे हुए थे? नहीं, मैं तो आज ट्रैवल किया हूँ। तो चलिए इसी से जुड़ी बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर मोहाली से सामने आ रही है। पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और खबर यही है कि मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 13 फ्लाइट्स ने उड़ानें भरी हैं। तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और श्रीनगर के लिए ये उड़ानें भरी गई हैं। लगभग 13 फ्लाइट्स ये बताई जा रही हैं। यात्रियों के लिए मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है, यानी कि जो गाइडलाइंस है वो तमाम एयरपोर्ट्स पर फॉलो करनी पड़ेगी। फिर चाहे आप पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट्स की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपको हर एयरपोर्ट्स में इन गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी तरह की लापरवाही आप बरतते हैं तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आप सफर नहीं कर पाएंगे और एयरपोर्ट में भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और खबर यही है कि 13 फ्लाइट्स जिन्होंने आज उड़ान भरी है मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और श्रीनगर के लिए ये उड़ानें भरी गई हैं।
यात्रियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अब काफी राहत की सांस उन्होंने ली है। ये वो यात्री थे जो अब तक फंसे हुए थे, जिनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट से ही उड़ान भर रही हैं, कोई भी फ्लाइट्स अभी दूसरे देश नहीं जा रही हैं। सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्यों में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये फ्लाइट्स चल रही हैं और बहुत सावधानी इसमें बरती जा रही है। गाइडलाइंस बकायदा जारी कर दी गई है। अगर किसी भी तरह की लापरवाही कोई भी यात्री बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसका टिकट पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, 13 फ्लाइट से बताई जा रही है जो मोहाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिन्होंने उड़ान भरी है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर है। विनीत, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह अलग अलग एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। मोहाली में भी 13 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मोहाली की अगर बात करें तो काफी एहतियात यहाँ पर बरती गई थी ताकि जो उड़ानें भरी जाएंगी तो उस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग का उसका ख्याल रखा जाए और कोरोना को एयरपोर्ट से दूर रखा जाए। तो ऐसे में यहाँ से 13 जो फ्लाइटें हैं वो आज कहीं ना कहीं उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो फ्लाइटें हैं अहमदाबाद, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई जैसे इलाकों में जाएंगी। सीधे तौर पर किसी तरह की जो सीटें हैं उसमें कटौती नहीं की गई, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ एक सीटें जरूर खाली रखी गई हैं कि अगर विमान के अंदर कोई व्यक्ति जो है उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको वहीं पर ही आइसोलेट किया जा सके। इसके अलावा खाने पीने का सामान जो है वो विमान के अंदर किसी भी यात्री को नहीं मिलेगा। फेस मास्क जो है वो डालना हर एक यात्री के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अति आवश्यक है। इसके अलावा फेस शील्ड तक यात्रियों को दी जा रही है कि वो फेस शील्ड डालकर ही विमान के अंदर बैठे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो आज यहाँ से शुरू होती हुई नजर आई है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह का रिस्पॉन्स इन फ्लाइट से कहीं ना देखने को मिलता है और क्या इन फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद कंट्रोल हो पाता है कोरोना देश के अंदर, क्योंकि लगातार जिस तरह की छूट मिल रही है। बिल्कुल विनीत, लेकिन अंदर खाने कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है तमाम एयरपोर्ट से, फिर चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, जहां पर जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। क्या मोहाली में भी कुछ इस तरह की खबरें अब तक सामने आई हैं या फिर जो फ्लाइट है जो टाइम से चलनी थी वो डिले हुई है? देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ एक फ्लाइट्स जो हैं वो इस वजह से कैंसिल हो रही हैं कि फ्लाइट्स के अंदर यात्री जो हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। इस वजह से ये फ्लाइट्स जो हैं ये कैंसिल की गई हैं, बिना किसी पहली सूचना के फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अगर मोहाली की बात करें तो कुछ ही देर में यहाँ से भी मीडिया बुलेटिन जारी होगा कि कितनी फ्लाइट्स जो है वो अब तक उड़ान भर चुकी है, कितनी भरनी है और कितने पैसेंजर्स ने इन फ्लाइट्स के अंदर यात्रा की है। तो ये अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा कि क्या मोहाली से भी कोई ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल देश की बात करें तो वहां से जरूर कुछ एक फ्लाइटों की खबर जरूर निकल के बात आई है। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर खास हुई है कि पहले 1 घंटे में 5 फ्लाइटें जो है वो इस एयरपोर्ट से उड़ान भरती हुई, 13 फ्लाइटें जो है वो उड़ान भरती नजर आती है। बिल्कुल विनीत, लेकिन हम देख रहे हैं तमाम एयरपोर्ट्स पर जो यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यानी कि 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है तमाम फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, लेकिन जो यात्री है वो 3-4 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे। यानी कि उनके आने का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जब वहां पर पहुंच रहे हैं तब एकदम से अनाउंस होता है कि जो आपकी फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। वो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई मैसेज उनके पास नहीं आता, कोई इंफॉर्मेशन उनके पास पहले से नहीं होती। जब एंटर कर जाते हैं तब अचानक से अनाउंस होता है। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी है कि शुरुआती दौर में कुछ एक यात्रियों को जरूर असुविधा होगी और इसके लिए कहीं ना कहीं पहले से ही प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। लेकिन हाँ, अचानक से जो ये फ्लाइटें रद्द हुई हैं इसको लेकर भी अब आवश्यक गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी जाएंगी कि कुछ देर पहले नहीं बल्कि समय के अनुसार यात्रियों को बताया जाए ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। एयरपोर्ट पे उनको काफी समय जो है अपनी फ्लाइट्स के लिए इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम अमूमन फ्लाइट्स की बात करें तो हर एक एयरपोर्ट से तकरीबन 13 से 14 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो हर घंटे उड़ान भरती हैं। लेकिन अब अगर फ्लाइट्स की बात करें तो ये फ्लाइट्स की संख्या घट के 5 हो चुकी है। तो ऐसे में जरूर इस तरह की एहतियात कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी बरतती नजर आएगी कि लोगों को ज्यादा असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। हालांकि शुरुआत में जिस तरह से उड़ानें भरी हैं तो उसमें सुविधा लोगों को जरूर हुई है, क्योंकि हर तरह की सैंपलिंग की गई है, हर तरह के टेस्ट किए गए हैं और उसके बाद ही उनको फ्लाइटों में बिठाया गया है और सैनिटाइजेशन भी कहीं ना कहीं लोगों का किया जा रहा है। तो ऐसे में जरूर शुरुआती दौर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिल्कुल विनीत, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पहला अनुभव ऐसा है जहां इतनी प्रिकॉशंस के साथ आप हवाई सफर कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में खबरें ये भी सामने आ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो बार बार जिक्र हो रहा था कि जिस फ्लाइट्स में आप सफर कर रहे हैं तीनों सीटों पर लोग बैठे हुए हैं, यानी कि ये खबरें भी सामने आ रही कि एक सीट को बीच में आपको छोड़ना होगा, आप अगल बगल बैठ सकते हैं डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन तीनों सीटों पर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरा खड़ा कर सकता है, खतरा बढ़ सकता है उससे।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीटों की संख्या जो है वो विमान में घटाई नहीं गई है। सीटों की संख्या उतनी ही रखी गई है। हाँ, कुछ एक सीटें जरूर खाली रखी गई है, वो इसलिए कि किसी व्यक्ति को आइसोलेट करना हो तो तुरंत उसको विमान में ही आइसोलेट कर दिया जाए, दूसरे यात्रियों से अलग कर दिया जाए। लेकिन ओवरऑल सभी के सभी यात्री जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं ख्याल रखने की बात की जा रही थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रिकॉशन की बात करें तो जिस तरह से फेस मास्क यहाँ कंपलसरी कर दिए गए हैं, फेस शील्ड जो है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं, तो इसके बाद जरूर इस दिशा में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं संज्ञान लेती नजर आएगी कि किस ढंग से इसका भी पालन करना है। क्योंकि अथॉरिटी की बात करें तो लगातार हर तरह की प्रिकॉशन बरती जा रही है, और इस बार एयरपोर्ट के माहौल भी कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन किस ढंग की रहने वाली है ये तो इन फ्लाइट्स के उड़ान भरने के बाद आने वाला समय ही बता पाएगा। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है, राहत भरी खबर यह भी है उन यात्रियों के लिए जो फंसे हुए थे, जिनको तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल पड़ी हैं, उड़ान भर रही हैं, उससे अब वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानी उनको बरतनी होगी। अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। हालांकि कुछ जो यात्री हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उनकी फ्लाइट्स उड़ान भरेगी या फिर नहीं भरेगी। टिकट सब कुछ कंफर्म हो जाता है, एयरपोर्ट में वो एंट्री कर लेते हैं, अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं, तभी अचानक से अनाउंस होता है कि आपकी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। उन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर जी, आज राहत भरी खबर यह है क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे जो यात्री हैं फंसे हुए हैं, उनके लिए राहत भरी खबर यह है कि अब वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तमाम लापरवाही भी सामने आ रही है। जो यात्री सुबह से पहुंचे हुए हैं उनको पता था कि अब हमारा जो टिकट है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, सिर्फ एंट्री तक मिल जाती है एयरपोर्ट के अंदर, उस वक्त अनाउंस होता है कि आपका जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। देखिए सचिन, इतने दिनों बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे अब टूट रहा है, लॉकडाउन का असर कम हो रहा है, 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आगे क्या होगा ये तो दिल्ली को पता है। लेकिन जिस तरह से यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से 50 दिन के बहुत लंबे अंतराल के बाद, कोई किसी तरह का साधन उनके पास नहीं है आय का, बड़ी मुश्किल से जो टिकट बुक कराए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ने, सब बड़े ऊंचे तबके के लोग नहीं हो सकते, मध्यम वर्गीय, बहुत ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें आवश्यक रूप से पहुंचना है, तो उन्होंने फ्लाइट को एक विकल्प के रूप में अपनाया है, ऐसे विकल्प के रूप में कि वो जल्दी पहुंच पाएं। बिल्कुल। तो अब उनको जब ये पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो ये बड़ी उनके लिए धक्के वाली बात है। कहाँ से उन्होंने पैसे का इंतजाम किया होगा, ट्रैवल एजेंट से टिकट करवाए होंगे, और वो ट्रैवल एजेंट से उनको पैसा कब वापस लौटेगा या आगे क्या होगा, रद्द होने वाली फ्लाइट दोबारा कब होगी। तो ये डीजीसीए को जो स्पष्ट गाइडलाइन थी ये तय करनी चाहिए थी पहले। और जिस तरह से महाराष्ट्र में फ्लाइट कैंसिल हुई है, दिल्ली में फ्लाइट कैंसिल हुई है, यात्री वहाँ पे एयरपोर्ट पे आ गए, टर्मिनल पे आ गए। आप देखिए टर्मिनल के आसपास ये व्यवस्था होती है कि जिस तरह खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब मान लीजिए किसी के पास 1 लीटर पानी है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वहाँ वेट कर रहा है, कहाँ से वो पानी लाएगा, कैसे वो अपना वहाँ उसे वापस लौटना है घर की ओर, या वहाँ वो कितनी दूर से आया है एयरपोर्ट तक, ये तमाम दिक्कतें हैं। सरकार को इस पे बहुत बड़ा गौर करना चाहिए था, बहुत पहले स्पष्ट डीजीसीए को इस पे बैठ के विचार करना चाहिए था कि किस तरह की एक गाइडलाइन बनाई है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल तौर पे 4-4 घंटे पहले लोग वहां पे आ चुके हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, और जब ये पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो वो दुविधा का शिकार हो रहे हैं। उस दुविधा से उबरने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। डीजीसीए को और सरकार को इस पे स्पष्ट रुख रखना चाहिए था, और ये परेशानी नहीं होनी चाहिए थी जो आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, किसी की मजबूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच सके, कोई जरूरी काम है, इसी वजह से फ्लाइट का जो टिकट है वो कंफर्म करवाया गया था। लेकिन तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। अनुभव की अगर हम बात करें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी प्रिकॉशंस के साथ आप एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप फ्लाइट में भी सफर कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपके फेस पर जो शील्ड है उससे लोगों को परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अब तक बहुत कंफर्ट तरीके से यात्रा लोग करते थे, हेडफोन लगा होता था, गाने सुनते हुए जाते थे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं फेस पर आपके मास्क रहना चाहिए, आपके मोबाइल में जो ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए, यानी कि तमाम तरीके की जो प्रिकॉशंस है उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़कर। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग तो एक ऐसा हास्यास्पद शब्द हो गया है इस पर तमाम कोरोना के दौरान
कि जिसका सबसे ज़्यादा मखौल देखने को मिला है। स्थानीय स्तर पर कहीं भी आप चाहे मंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे कोई महाराज हों, कल दाती महाराज ने सन्नीधाम में मैदानगढ़ी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तमाम मनोज तिवारी क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंच गए। तमाम नेता हों, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है उसकी धज्जियां उड़ाने वाले सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जिम्मेदार लोग हैं। अब जब जिम्मेदार लोग इसमें लिप्त हैं तो फिर आम आदमी क्या करे जी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ऐसा मखौल जैसा शब्द हो गया है। और अब जब फ्लाइट चालू हुई हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है कि 10 दिन बाद से जो फ्लाइटें संचालित की जाएंगी उनमें मिडिल सीट को खाली रखा जाएगा, लेकिन अभी तक भी जो किया गया, आप देखिए फ्लाइट में कितनी सी जगह होती है, मतलब पैसेंजर कैसे बैठते हैं बहुत बुरी तरह से परेशान होके। अब वहां पे आप 3 लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो कोई अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा भी प्रभावित है तो कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। बिल्कुल। और कोरोना के फैलने का, संक्रमण फैलने का कितना बड़ा खतरा है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, ये डीजीसीए को, हेल्थ मिनिस्ट्री को जॉइंट वेंचर करके गाइडलाइन डेवलप करनी चाहिए थी। वो गाइडलाइन के बाद सरकार को ये कहना चाहिए था हम फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास ये सुविधाएं हैं। वहां पे क्वारंटाइन सेंटर नजदीक होने चाहिए थे एयरपोर्ट टर्मिनल के पास, कि अगर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था हो तो क्वारंटाइन सेंटर में या कोई हेल्प ऐसे वहाँ सेंटर हो कि वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाए जो पैसेंजर जिनकी फ्लाइट रद्द हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये कहीं जो व्यवस्था धराशायी हो रही है, ये बहुत लॉकडाउन के दौरान तमाम चीज़ों में देखने को मिला है और तमाम तबके परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को बहुत जल्द समाधान कैसे किया जाए। जी जी। लेकिन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया इस पूरे मामले पर, जो सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि हमने यात्रियों की जो प्रतिक्रिया सुनी है उसमें भी वो काफी अनकंफर्ट नजर आ रहे थे। उनका साफ कहना था कि सिर्फ सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ ओके है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहीं ना कहीं वो भी थोड़े से वरी नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर इतने क्लोज हम बैठेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है और इतना लंबा सफर करना है लोगों को। मैंने आपसे कहा सचिन कि सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा शब्द है जो मखौल होके रह गया है। तमाम ऊपर से जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे लेके और स्थानीय स्तर नीचे तक लोगों में, कोई राशन बांटते समय और कोई कहीं किसी तरह अपने कार्यकर्ताओं के संग कहीं उद्घाटन के समय, आप समझिए ये बात कितनी गंभीर बात है। मैदानगढ़ी में दाती महाराज पूजा करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जिम्मेदार लोगों को ही जब ख्याल नहीं आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, आम आदमी जो 50 दिन से परेशान है, जो अटका हुआ है, जो अपने गांव घर कहीं शहर में पहुंचना चाहता है, कैसे उसने अपना इंतजाम किया है जी। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर ले। अब आप जितनी भी बातें चाह रहे हैं वो आम आदमी से ही चाह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर ले, तमाम नियमों का भी पालन कर ले, फ्लाइट रद्द होने पर घर भी लौट जाए, कोई विरोध भी ना करे, वहां पे चुपचाप 10 घंटे बैठा रहे। कुछ अपेक्षा जिम्मेदार लोगों से होती है, कुछ अपेक्षा सरकार से होती है। वो अपेक्षाएं सरकार को भी पूरी करनी चाहिए। आम आदमी कहीं उनकी अपील पर, उनके कोशिश में, उनके कानून पर अगर खरा उतर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, क्या आपको लगता है कि जो डिसीजन लिया गया है, अब जो फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं उसमें तमाम तरीके की लापरवाही धीरे धीरे आना शुरू हो रही है? हालांकि अभी तो ये पहला दिन है, अब आगे किस तरह से हालात रहने वाले हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, जब बसें चलाई हैं उसमें भी ये कहा गया था कि लिमिटेड लोग ही बिठाए जाएंगे, डिस्टेंस जो है उसको फॉलो किया जाएगा। वहां पर भी खुलेआम धज्जियां उड़ी। जब ट्रेनें चलाई गई उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आई और आनन फानन में उन ट्रेनों को रद्द करना पड़ा जिसमें आम लोग, आम प्रवासी जो थे वो सफर कर रहे थे। सिर्फ स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर जो श्रमिकों को लगाई गई थी वो चलती रही, बाकी ट्रेनों को मजबूर बस रद्द करना पड़ा। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्लाइटों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसमें भी अब 10 दिन का टाइम पीरियड दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से सरकार को बहुत बेहतर प्रबंध करना पड़ेगा। सरकार जिस प्रबंध के लिए विख्यात है, पूरे दुनिया में विख्यात है कि सरकार का प्रबंध बहुत बेहतरीन होता है। वर्तमान में जो सरकार केंद्र में है उसका प्रबंध बहुत शानदार होता है। तो फिर ये कैसे विफल हो रहा है कि लोग तमाम, जहां बस हो चाहे ट्रेन हो, आज इटारसी में कहीं एक ट्रेन की घटना थी कि वो लोग खाने के पैकेट लूट रहे हैं, श्रमिक। तो ये तमाम चीजें हैं, वो जो लोग सरकार के भरोसे पे अपने गांव, अपने घर लौट रहे हैं, सरकार के साधनों से लौट रहे हैं, सरकार को पैसा दे के लौट रहे हैं जी। तो फिर ये सरकार को चाहिए
कि उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे और अगर कहीं वो दुविधा में है तो उनको समाधान उपलब्ध करवाए। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अब जो फ्लाइटें हैं उड़ान भर रही हैं, उसमें तीनों सीटें आपकी रिजर्व हैं, यानी कि हर सीट में कोई ना कोई बैठा हुआ है, क्या सिर्फ एक राजस्व कमाने का जरिया बन चुका है? इस वक्त अभी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है कि ये महामारी कितनी तेजी से बढ़ सकती है। यानी कि अगर आप तीनों सीटें रिजर्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके तीनों के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर सरकार इसको पहले से ही या फिर विभाग की तरफ से पहले ये सोचा जाता कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे तभी आगे ये लंबी प्रोसेस चल सकती है। आज आपने ये ऐलान कर दिया, कल को अगर संख्या बढ़ती है या लापरवाही आती है फिर आपको रद्द करनी पड़ेगी। देखिए सचिन, बहुत चीजें ऐसी थी जिन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। विमान कैसे सैनिटाइज होगा, स्टेट हैंगर पे जाने के बाद लोडिंग अनलोडिंग होने के बाद कितना समय होगा कि विमान सैनिटाइज होगा। असम सरकार ने कहा है कि जो चालक दल है, जो क्रू है, वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगा। तो दूसरा कौन सा चालक दल आएगा, विमान को सैनिटाइज करने की क्या व्यवस्था है, स्टेट हैंगर पे कितनी देर बाद विमान लौटेगा, ये तमाम चीजें थी जो सार्वजनिक होनी चाहिए थी। ये तमाम चीजें थी कि आप जब फ्लाइट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसके लिए भी कैविएट लेके एयर इंडिया को कहीं अपना सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आना पड़ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डीजीसीए को कहीं तो स्पष्ट करना चाहिए था। इतना बड़ा डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन बैठा है, तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन जारी हुई है, ट्वीट किया है भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो फिर आपको भी ये सोचना चाहिए था कि आप विमान में आदमी बिठा रहे हैं, यात्री बिठा रहे हैं, अगर आप तीनों यात्रियों को एक साथ बिठा रहे हैं तो कितनी सारी सीटें होती हैं, कितनी उसमें जगह कम है। अगर वो इतने सब चीजों का ख्याल आप नहीं रख रहे हैं तो आप किस सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अपना चेक इन वेब से करा लें, वो अपना चेक इन ये कर लें, वो अपना एक ही बैग लाएं, केवल आप सारी अपेक्षाएं लोगों से रखते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं लोग भी ये सोचते हैं ना कि पैसा देने के बाद भी सरकार से कितनी परेशानी मिल रही है। तो सरकार को इस बात के लिए बहुत ज्यादा सचेत होना चाहिए समय से। बिल्कुल, जो तमाम लापरवाही है वो शुरुआत से ही नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सचिन रावत जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। सचिन रावत जी, जिस तरह से आज पहला अनुभव है ये उन यात्रियों के लिए, कितने प्रिकॉशंस के साथ वो सफर कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो सरकार ने यह फैसला लिया है डोमेस्टिक फ्लाइट्स को उड़ाने का, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सही समय पर यह सही फैसला लिया गया या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? देखिए सचिन जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से आज 1.25 लाख से ज्यादा करीब कोरोना संक्रमित के केसेस आ गए हैं, तो मुझे तो लगता था कि लॉकडाउन तो 4 अभी चल रहा था और लॉकडाउन 4 खत्म होने का इंतजार तो सरकार को करना चाहिए था और उसके बाद में ही फ्लाइट को आप चरणबद्ध तरीके से चलाने का प्रक्रिया स्टार्ट करते। क्योंकि मैंने भी देखा, मैं भी देख भी रहा था, कई न्यूज चैनल पे भी देख रहा था कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को बुला लिया गया, उनकी फ्लाइट जब वो लोग बोर्डिंग पास लिए खड़े हुए थे तब उनको पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तब वो बेचारे अब ना इधर रहेंगे ना उधर के रहें, वो वापस घर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को पूर्णतः अगर फ्लाइट उन्होंने चलाई थी तो इसकी पूरी जानकारी, गाइडलाइन जरूर सबको बताना चाहिए था। जो पैसेंजर आ रहे थे उनको मेल के जरिए, उनको मैसेज के जरिए हर चीज बतानी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही से ये सारी चीजें हुई हैं। और दूसरी बात एक और है, जिस प्रकार से गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो जारी की गई है, आपने देखा होगा पहले ये था कि डिस्टेंस बना करके लोग बैठेंगे, लेकिन जो फ्लाइट की जो तस्वीरें आई हैं उसमें एक एक सीट पे 3-3 लोग बैठे हैं, तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग हुई? ये भी सवालों के घेरे में है। सचिन जी जी सचिन जी, विपक्ष तो मुखर होकर आवाज उठाता रहा है, आप मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहे, ये गाइडलाइन पहले आ गई, कल से ये तमाम खबरें चल रही हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता सरकार को सावचेत करें, सरकार को ये कहें कि डीजीसीए स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे, डीजीसीए वो बात बताए कि कैसे यात्रियों को परेशानी होगी तो उसका समाधान कैसे होगा? बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जिन्होंने 50 दिन में कैसे इंतजाम करके ट्रैवल एजेंट को पैसा देके अपना टिकट बुक कराया है, किस परिस्थिति में जाने, कहाँ पे, किस कारण से वो अपने घर जाना चाहते हैं या अपनी नौकरी पे जाना चाहते हैं या क्या कारण उनके संग है, उनका पैसा कैसे लौटेगा? तो कम से कम विपक्ष को तो कल से इसकी आवाज़ उठानी चाहिए थी कि डीजीसीए स्पष्ट करे कि यात्री कल आप विमान उड़ाने वाले हैं, 26 तारीख से आंध्र प्रदेश विमान उड़ाएगा, 28 तारीख से विमान उड़ेंगे, तो आपको ये एक आवाज़ तो उठानी चाहिए कि सरकार कम से कम समाधान तो बताए। देखिए, आपने देखा होगा कि लगातार पार्टी की तरफ से हमारे सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार को, हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी सुझाव विपक्ष का मानती नहीं है।
जिस प्रकार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार आपने देखा होगा जब से कोरोना कोविड-19 चलता हुआ आया है, सरकार को सुझाव देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं किस तानाशाही रवैये के तरीके कोई सुझाव मानना ही नहीं है विपक्ष का। तो विपक्ष की जो भूमिका है वो पूरी तरीके हम लोग सरकार को आगाह कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि ये फॉल्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार नहीं चाहती। जिस प्रकार अभी देखा होगा आपने कई ट्रेनों का रूट ही चेंज हो गया है, जाना चाहिए था कहाँ, चली जा रही है कहाँ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्यूर साबित हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर ऐसी चीजें होंगी तो मुझे तो लगता है कि देखिए यात्री जो है, जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात कही, किसी की नौकरी है, किसी का स्वास्थ्य का मामला, किसी का कुछ भी मामला है, तो वो तो लोग 50-50 दिनों से अपने घर में हैं, वो जाना चाहते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, जो भी चीजें हैं, तो उनके लिए सरकार अगर इस तरह का रवैया अपनाएगी तो क्या समझा जाए, ये पूरी तरीके निराधार है। जी बिल्कुल, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सचिन जी, आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं या फिर डीजीसीए की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, क्योंकि आप पता है कि अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो आपको उससे पहले एक्सपर्ट की आप सलाह लेते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये तो महज एक मजाक बनकर रह चुका है। हमने बसों में भी देखा, फिर जो ट्रेनें चलाई हैं उसमें भी जमकर धज्जियां उड़ी हैं, और आज ये पहला दिन था डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, इसमें भी धज्जियां ही उड़ रही हैं जब तीनों सीटें आपकी रिजर्व हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर इस मामले में किया है कि 10 दिन बाद से इस सीट को खाली रखना होगा जो मिड की सीट है। बिल्कुल 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 सचिन जी, जहां तक आपने भी अच्छी बात कही है, और जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो पूरी तरीके अब कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है। लॉकडाउन 4 तो ऐसा हो गया है कि कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है किसी प्रकार का, क्योंकि अब जो है लोगों में पता नहीं क्या हो गया है कि लोग घरों से बाहर जाने का वो मतलब इच्छा जाहिर करने लगे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके फेल है। अगर लॉकडाउन 4 करना था तो इसकी भी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी ना, प्रशासन हो या शासन हो, दोनों तरीकों में कोई तालमेल नहीं हुआ है। तो इस वजह से लोग भी अब पता नहीं मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। बाजारों में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, रोडों पे भीड़ होती जा रही है, कई ट्रेनों में। लेकिन सचिन रावत जी, सारी एक्सपेक्टेशन में आम जनता से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आपने ट्रेनें लगाई हैं श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए या फिर आम इंसान के लिए, उसमें अगर आप कहते हैं कि लिमिटेड हम बिठाएंगे तो लोग उसी लिमिटेशन से बैठेंगे। अगर आप कहते हैं कि बैठिए, आपको तो पैसा कमाना है, पूरा फोकस तो आपका पैसों पर है। अब इसमें भी जो 10 दिन का बात सामने आ रही है, उस 10 दिन के अंदर अंदर अगर मामले बढ़ते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, यही इसी वजह से गाइडलाइन पहले था कि प्लेन में जो है एक सीट छोड़ करके एक लोगों को बैठाया जाएगा, लेकिन आज की जो फुटेज आई है उसमें तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही नहीं है। तीनों सीट पे 3 नागरिक हैं। अब वो कहाँ पे जाकर के, अब कहीं पर 4 दिन का क्वारंटीन है, कहीं पे 14 दिन का क्वारंटीन है। अभी किसी को पता नहीं है कि कितने नहीं सचिन जी ये वो क्वारंटीन भी अपने खर्चे पे है कई जगह, तो ठीक है, वो क्वारंटीन भी कोई फ्री में नहीं है कि वो। अब एक सवाल सबसे बड़ा उठता है, कोई आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा है, सरकार को पैसा दे रहा है कि सिर्फ हमें सुविधा मुहैया करा दो अपने गाँव लौटने की, अपनी जगह लौटने की। पैसा देने के बाद भी उसके पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि पैसा कब लौटेगा अगर फ्लाइट रद्द हो गई है। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है, इसको किस तरह देखते हैं? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुंबई दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं टर्मिनल के बाहर और इस आस में, और उन्हें पता चल रहा है कि फ़्लाइट रद्द हो गई है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कहीं से कोई जवाब नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए समाधान तो इसका देखिए सीधे तौर पे सरकार के हाथ में है और नागरिक उड्डयन विभाग के पास में है। जिस प्रकार आपको जो आपने कहा कि फ्लाइट चालू हो जाएगी 25 से, उसके बाद में एक अल्टीमेट आता है कि जो नागरिक जाता है वहां पे उसको पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। उसके पास उस फ्लाइट का मैसेज, कैंसिल फ्लाइट का मैसेज नहीं होता, उसको एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चलता फ्लाइट कैंसिल हुई है। अब उसका ना पैसा आ पाएगा ना कुछ हो पाएगा। इससे पहले जब ट्रेन में भी ये भी हुआ था कि कई ट्रेनें पहले जब बताया गया था कि इस ट्रेन से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोगों ने बुकिंग की, आज तक उनका भी पैसा वापस नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सरकार का फेल्यूर है, कांग्रेस का फेल्यूर है। क्योंकि सचिन जी कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ पे भी जो फ्लाइटें उड़ेंगी और वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, तो उनके लिए कोई विशेष योजना सरकार ने बनाई हो, या सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा हो, या सरकार के पास ऐसी कोई सोच हो कि जो यात्री परेशान ना हो, उनके लिए कोई व्यवस्था हो, ऐसी कोई जानकारी आप हमें दे सकें? देखिए जहां तक कांग्रेस शासित राज्यों में अगर इस प्रकार की कोई समस्या होगी तो मैं उस राज्य को आपके चैनल के माध्यम से यही सुझाव देना चाहूंगा। देखिए यात्री जो होता है वो बिल्कुल
अपने मतलब घर जाने के लिए, अपनी जगह जाने के लिए बिल्कुल व्याकुल होता है। उसके लिए सरकार को पूर्णतः इंतजाम उसका करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लाइट उसकी कैंसिल हो गई है तो कब फ्लाइट होगी दूसरी ये उसको पता होना चाहिए। अगर कैंसिल हुई है तो उसका रिफंड उसको मिलना चाहिए। और अगर फ्लाइट अगर चल रही है तो देखिए, जो नागरिक उड्डयन विभाग होता है ये तो सेंट्रल से अधिकृत होता है, तो गाइडलाइन सेंट्रल जारी करता है। सरकार सिर्फ उसमें अपना अमेंडमेंट दे सकती है कि ये चीजें इस पे लागू हो सकती हैं। अगर सरकार से अगर सुझाव मांगे जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल सुझाव देंगे कि यात्री और लोग परेशान ना हो किसी भी प्रकार से। जी बिल्कुल। सचिन रावत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं, और ये बड़ी खबर परीक्षा को लेकर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15,000 केंद्रों पर होंगी ये परीक्षाएं। तो ये 15,000 केंद्र तैयार कर दिए गए हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो बची हुई हैं वो परीक्षाएं होनी है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 2020 जो अब तक नहीं हो पाई हैं, 15,000 केंद्र ये तैयार कर दिए गए हैं जहां पर ये सीबीएसई की परीक्षाएं होना है। और आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ये होनी है जो बची हुई है, और खुद एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी है। तो जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अब तक परीक्षा को लेकर जो सस्पेंस था वो क्लियर हो चुका है। अब जो केंद्र हैं उनको लेकर भी ये साफ साफ हो चुका है कि 15,000 जो केंद्र हैं वो तैयार कर दिए गए हैं जहां पर ये परीक्षाएं होनी है। इन छात्रों की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 2020 जो अब तक नहीं हो पाई थी इस कोरोना की वजह से, तो 15,000 केंद्र तैयार कर दिए गए हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के लिए। और अब जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है वो होगी टाइम से, और जो केंद्र हैं वहां पर भी पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। लंबे समय से कोरोना के चलते जो लॉकडाउन था उसमें छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बोर्ड की परीक्षाएं अब तक नहीं हो पाई थी, और इसी के साथ ही जो तमाम और छात्र छात्राएं हैं उनकी ऑनलाइन स्टडी चल रही थी। तमाम परेशानी का सामना उनको भी करना पड़ रहा था। और अभी भी जो स्कूल है वो नहीं खुल पाए हैं इस महामारी की वजह से। और सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है उनके केंद्रों को लेकर भी अब यह स्थिति क्लियर हो चुकी है। 15,000 जो केंद्र हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं इन परीक्षाओं को लेकर। और अब सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं इन केंद्रों पर होनी है। लगभग 15,000 केंद्र ये बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें जो एचआरडी मंत्री जो है रमेश पोखरिया जी, उन्होंने जानकारी दी है कि 10वीं जो 12वीं के जो बोर्ड की परीक्षा है वो लगभग 15,000 केंद्रों में होगी। यानी कह सकते हैं जो 15,000 केंद्र जो चुने गए हैं उनके अंदर ही बोर्ड की परीक्षा होगी। मगर देखने वाली बात यह भी है, जिस तरीके से रमेश पोखरिया जी ने जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो सीबीएसई के जो बोर्ड की एग्जाम थे, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे अभी तक लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत वाली बात हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे अपने पेपर देंगे या फिर क्या है एग्जाम देंगे, उनकी तैयारी जो रुकी हुई थी वो कहीं ना कहीं कारगर होगी। साथ में उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जिनकी दिक्कतें चल रही थी वो भी अब इस परेशानी से दिक्कत बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होंगे बच्चों की परेशानियां हैं या फिर कहीं जो माइंडली परेशान हो रहे थे वो कहीं ना कहीं वो अब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ना कहीं ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से एचआरडी मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 15,000 केंद्रों में परीक्षा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब बच्चे शांत होंगे। और इससे पहले अभी हम देख रहे थे कि तमाम जो कंफ्यूजन था बच्चों को, अंडर स्ट्रेस में और अंडर प्रेशर में वो काम कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि कब एग्जाम होने हैं और आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरेंगी भी या नहीं सुधरेंगी। एक तरफ कोरोना का संकट और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, सभी डिप्रेशन में, अंडर प्रेशर में, अंडर स्ट्रेस में है, बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा था। अब धीरे धीरे जिस तरह से चीजें क्लियर हो रही हैं कि एग्जाम की जो डेट है वो भी क्लियर हो चुकी है, कहां किन केंद्रों में एग्जाम होने हैं उसके लिए जो केंद्र हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन केंद्रों में अगर एग्जाम होते हैं तो किस तरह की सावधानी वहां पर बरती जाएगी। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो 15,000 केंद्र को जो चुना गया है, यानी कि जो स्कूल वगैरह को जो चुना गया है, तो वो पहले सैनिटाइजर किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की किसी भी तरीके से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए। मगर जब तक स्कूलों के जो 15,000 केंद्र हैं पहले उनको सैनिटाइजर करने के बाद ही एग्जाम के लिए डिसाइड किया गया है। मगर कहीं ना कहीं जब 15,000 जो स्कूलों की या फिर केंद्रों की जो जगह बनाई गई है, यानी कह सकते हैं जो स्कूलों को चुना गया है, वो कहीं ना कहीं पहले सैनिटाइजर वगैरह सारी सुविधाएं करने के बाद ही बच्चों को उसके अंदर जाने दिया जाएगा ताकि बच्चे अपने एग्जाम दे सकें। जी बिल्कुल, चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो चलिए हम जिक्र कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट का, जिनका उड़ान भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आलम यह है कि भारी तादाद में यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और राहत की सांस उन्होंने ली है, लेकिन तमाम तरीके की लापरवाही पहले दिन से आनी शुरू हो चुकी है। यह पहला अनुभव है यात्रियों के लिए। सचिन रावत हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सचिन रावत, जिस तरह से डिसीजन सरकार की तरफ से लिए गए हैं, हालांकि आज पहला दिन है, एक नया अनुभव है तमाम यात्रियों के लिए, क्योंकि अब तक हमने देखा बहुत कंफर्ट तरीके से हम अपना सफर करते थे, अब बहुत सोच समझकर बहुत सावधानी के साथ हम चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत के दिन से ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, टिकट रद्द हो चुके हैं लोगों के जिनके टिकट कंफर्म थे, पहले दिन में इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि जो प्रोसेस है लॉन्ग टाइम तक चल पाएगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आज खामियां आई हैं, अगर ऐसी खामियां रही तो ये प्रोसेस आगे नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर लॉकडाउन 4 चल रहा था तो सरकार को ये डेट ऐसी नहीं देनी चाहिए। या तो पूरी तरीके आपके पास प्लानिंग और पूरी तरीके गाइडलाइन हो जाती, तब आप फ्लाइटों को चलाते और पूरी तरीके उनको पूरे जो लोग जो यात्री जिन्होंने बुकिंग की थी तो उनको पूरी गाइडलाइन उनके नहीं। सचिन रावत जी, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें तमाम तरीके की खामियां सामने आती है, ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स ये डिसीजन लेता है या रातों रात ये डिसीजन तैयार हो जाते हैं, बाकायदा एक्सपर्ट की सलाह ली जाती होगी, पूरा ब्यौरा मांगा जाता होगा, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार जिस तरह से डिसीजन लेती है और फिर उसके बाद तमाम खामियां सामने आती हैं और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है? देखिए, आपने देखा होगा ये नई बात नहीं है सरकार को। ये सरकार जितने भी डिसीजन आज तक इसने लिए हैं, ये सिर्फ जल्दबाजी में लेते हुए चले आ रहे हैं और उसका खामियाजा हमेशा जनता को और लोगों को भुगतना पड़ता है। तो वही आज भी देखा गया है। अगर यही गाइडलाइन, यही सारा प्रोसेस अगर चरणबद्ध तरीके से अगर सब कुछ आपके पास प्लान वे में होता तो आज जो यात्रियों की आपने फ्लाइट कैंसिल की है उनको ये इस चीज का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि वो अब ना इधर के रहे ना उधर के। अब उनको पता चलता है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं कि फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई, फिर वापस घर जाएंगे, अब उनको रिफंड उनके पास आएगा नहीं। सचिन रावत जी, एक गंभीर सवाल ये भी है कि अकेले महाराष्ट्र से 30% मामले कोविड-19 के आए हैं। अब महाराष्ट्र से फ्लाइट आनी है, उसी एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर भारी भीड़ जमाए, पूरे देश में वो यात्री जाएंगे, तो सरकार ने कोई ऐसा व्यवस्था, ऐसी प्रबंध किया हो कि महाराष्ट्र से जो लोग जाएंगे उनकी कैसे निगरानी होगी, उनको कैसे, महज होम क्वारंटाइन की बात करके छोड़ दी है, होम क्वारंटाइन की मॉनिटरिंग कौन करेगा, डीजीसीए में कितना जिम्मेदार है, हेल्थ मिनिस्ट्री का और डीजीसीए का कोई आपस में कोई कोऑर्डिनेशन, जॉइंट कमेटी कुछ बनी हो, तो ये चीज़ें बहुत गंभीर हैं। महाराष्ट्र में 30% मामले हैं, यात्री जाएंगे अन्य राज्यों में, क्या स्थिति देखते हैं, कैसे देखते हैं और क्या होने वाला है? देखिए, जिस प्रकार महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा मामले हैं, अगर एयरपोर्ट पे यात्री वहां से जाएंगे तो ये बड़ा मतलब भयावह रूप ले सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब कोविड-19 स्टार्टिंग हुई थी तब लोग जो विदेशों से आ रहे थे उनकी सिर्फ और सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, और थर्मल स्क्रीनिंग से किसी को नहीं पता हो सकता है कि उस समय उसके अंदर संक्रमण का लक्षण है या नहीं। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद में अगर वो यात्री जाता था तो आज वही उसी की वजह से धीरे धीरे प्रोसेस ये बढ़ा है। क्योंकि देखिए, आप या तो उस यात्री को पूरी तरीके सरकार को अपने पैसे से उसको 14 ना करके उसको 20 दिन क्वारंटीन करे और उसको पूरी तरीके उसकी निगरानी हो, उसके टेस्ट हो, तब उसके बाद में अगर उसके टेस्ट में वो निगेटिव वो पाया जाता है तो अब आप उसको उसके घर भेजें। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा यही मानना है कि आने वाले समय में ये भयावह रूप ले सकता है। क्योंकि यात्री कहीं भी जा रहा हो, आपने कहा कि आप रुकिए अपने पैसे से, अब कितने दिन यात्री रुकेगा? उसके बाद में क्योंकि ये संक्रमण का असर 20 दिन के बाद भी हो सकता है। तो आने वाले समय में अगर ये सब चीजें होंगी तो ये मुझे तो लगता है कि ये भयावह रूप ले सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर लापरवाही सामने आएगी तो ये बड़ा खतरा हो सकता है। चलिए सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। संदीप द्विवेदी हैं, बीजेपी नेता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप जी, स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। संदीप जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है, यानी कि कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो उड़ान भर चुकी हैं, लेकिन अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत से यात्री ऐसे हैं जिनको पता चलता है वहां पर कि उनकी तो फ्लाइट कैंसिल है, उनका टिकट जो फ्लाइट थी वो रद्द हो चुकी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर बार बार ये सरकार कहती है कि ये सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से बचने के लिए। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से थोड़ा सा लापरवाही बढ़ती गई है, जिस वजह से काफी फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि सर फिर भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज कोशिश कर रही है कि अगर मॉर्निंग में इसमें राज्य सरकारों की गलती कहां से आ गई?
गाइडलाइन तो डीजीसीए की तरफ से जारी की गई होगी, जिसमें तीनों सीटें रिजर्व हैं, उसमें राज्य सरकारों का मैटर कहां से आ गया? राज्य सरकारों का मैटर वहां पे आया जहां पे राज्य सरकारों ने एयरपोर्ट्स पे असमर्थता जताई कि वो पर्याप्त जो स्टाफ है, हेल्थ वर्कर है, स्क्रीनिंग है या ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, वो सब उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, इसलिए वो अपने यहाँ फ्लाइट लैंड होने की परमिशन देने की कंडीशन में नहीं है। संदीप जी, किस राज्य ने कहा ऐसा? एक राज्य का नाम आप बता सकते हैं? किसी राज्य ने कहा केंद्र को कि हम हेल्थ वर्कर, हम वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स या तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे? कहा किसी राज्य ने? कोई चिट्ठी भेजी किसी राज्य ने? महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल पिछले 4 दिन से यही चिल्ला रहे हैं, जिससे कहा गया है कि फ्लाइट चलेंगे। तो संदीप जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग गाइडलाइन जारी कर रही है, डीजीसी अलग गाइडलाइन जारी कर रही है, यात्रियों को ये कहा जा रहा है आप पहुंच जाइए, फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, लेकिन फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, तो ये जिम्मेदारी केंद्र की है या राज्य सरकार की है? फ्लाइट को अकोमोडेट करने की कंडीशन में नहीं है। संदीप जी, ये जिम्मेदारी, फ्लाइट रद्द हो रही है, ये जिम्मेदारी केंद्र की है या राज्य की है? ऑब्वियसली देखिए, मैं सिस्टम में कोई केवल केंद्र सरकार तो संदीप जी आप समझिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप राजनीतिक बयान बना रहे हैं, आप मानवीयता के दृष्टिकोण से भी जवाब दे सकते हैं। सैकड़ों लोग टर्मिनल पे बैठे हैं, भूखे प्यासे, 8-8 घंटे से बैठे हैं, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है। हर जगह बस में भी राज्य जिम्मेदार है, ट्रेन में भी राज्य जिम्मेदार है, फ्लाइटों में भी राज्य जिम्मेदार है। थोड़ा सा सोचिए, सवाल का जवाब ऐसे दीजिए जिससे लोगों को लगे आप एक जिम्मेदारी पूर्ण रवैया इख्तियार कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप समृद्ध जवाब दीजिए कम से कम। अरे धैर्य तो रख लीजिए, क्यों ममता बनर्जी की तरह चिल्ला रहे हैं, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? आपको यही लगता है जो लोग आपसे सवाल करते हैं, आपको लगता है वो ममता बनर्जी है? अगर आपको ही बोलना है तो फिर क्यों हमें कनेक्ट कर रहे हो? आप ही फिर सवाल पूछ लो, आंसर दे लो। आप उन तमाम लोगों को जवाब दे रहे हैं। अगर जवाब आपको इतना बुरा लग रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आप तो सरकार में बैठे हैं, सरकार में बैठने वाले को धैर्य रखना चाहिए। दीजिए, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए संदीप जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप जवाब ले तब तो आप कंटिन्यू चिल्लाने में लगे। आप दीजिए जवाब, आप दीजिए जवाब। देखिए, जब कोई फ्लाइट प्रोसेस में होती है तो अगर मुंबई से कोई पेशेंट अपने गांव जा रहा है तो पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो आप कह रहे हैं स्टेट सरकार, उसमें तो अथॉरिटीज तक इन्वॉल्व होती हैं, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? कहीं ना कहीं देखिए, राज्य सरकार इस तरीके से असमर्थता जताई, मजबूरी में फिर उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लेनी पड़ी, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक डिसीजन लिया जिससे वहां जाने पे यात्रियों को परेशानी ना हो। वरना राज्य सरकार ने जिस तरीके से कोविड को लेके माहौल बनाए हुए हैं, आज आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल में क्या हालत है, महाराष्ट्र में क्या हो रखा है, राजस्थान में क्या हो रखा है, दिल्ली में क्या हो रखा है। ये सिर्फ राज्यों में हो रखा है संदीप जी, आप और भी राज्यों में हो रखा है। मजदूर सभी राज्यों में पैदल चल रहे हैं। क्या मजदूर सभी राज्यों में पैदल चल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में है, सभी जगह स्थितियां खराब है। हमें बता दीजिए, यूपी से कितने मजदूर भागे? मध्य प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश में सड़कों में मजदूर नहीं चला। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? अभी हम तो कोविड आने के बाद आए हैं, इसके बाद जानबूझ के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बिठाया गया जो वहाँ भगाने में लगा है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के चक्कर में ये पॉलिटिकल ब्रांडिंग से कहीं ना कहीं यूपी बिहारियों को भगाया गया है। क्या बात करते हैं आप? ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये मजदूरों के ऊपर तलवार रख के उन्हें जानबूझ के गुमराह करके धमका के वहां से भगाया गया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। अच्छा, सब के सब सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी, एक छोटी सी बात है कि डीजीसीए अगर कोई प्रिंसिपल गाइडलाइन जारी करता है तो राज्यों की जो भूमिका है इतनी मेजर नहीं है एयरपोर्टों के संचालन में, माइनर है कि वो वहाँ पे एक लिमिटेड सिक्योरिटी लिख के जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अगर कोई सेंट्रल गाइडलाइन जारी करता तो निश्चित रूप से वो उसको फॉलो करते। आपको लगता है करते ही नहीं करते? आपने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान सुने हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन देने की कंडीशन नहीं है, लॉकडाउन है, हम पैसेंजर्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? अब वहां पे आपको पता चला अगर मुंबई में जाके पैसेंजर एयरपोर्ट पे अटक जाएगा, फिर आप कहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती है। तो उससे अच्छा है कि कम से कम जहां वो है वहां सुरक्षित तो है। अभी कम से कम मुंबई में जाके उसको परेशान तो नहीं होना पड़ेगा, यहाँ उसको थोड़ी परेशानी हुई अपने घर वापस पहुंच जाएगा। संदीप जी, असम में भी तो आपकी सरकार है, बाकी जगह सरकार है, कहीं दिक्कत सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रही है? ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस शासित में हो रही है, बीजेपी शासित में हो रही है। मैंने ये कहा था कि राज्य सरकारों की वजह से कुछ दिक्कत आई है।
अब राज्य सरकारें किसकी थी किसकी नहीं थी ये एक अलग मैटर है। ये आपका जवाब बहुत सटीक है और ये बहुत स्पष्ट जवाब है। वही अब आप उसको जानबूझ के लेके जाना चाहते हैं कि नहीं, हमें नहीं, हमारा कोई जानबूझ के लेके जाने का नहीं है। आप अब इतना एक बार स्पष्ट ये भी बता दीजिए, जो यात्री वहाँ बैठे हैं एयरपोर्ट पे, टर्मिनल पे, इनके लिए कोई बड़ी व्यवस्था है? आप जिस तरह पूरे देश का हाल बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था ऐसी है जो 8 घंटे फ्लाइट रद्द होने के बाद वो वापस कैसे लौटेंगे, या उनका क्या होगा, उनका रिफंड कैसे होगा? ये कोई स्ट्रेटजी डीजीसीए या कहीं से आई है क्या? देखिए, रिफंड वगैरह की कोई प्रोसेस की समस्या नहीं है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं डीजीसीए कोशिश ये कर रहा है कि अगर राज्य सरकारें मानती हैं तो इन पैसेंजर्स को भले ही थोड़ा सा लेट फ्लाइट जाए, लेकिन इनको अकोमोडेट करके इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। और अगर कुछ केसेस में ऐसा राज्य सरकार अकोमोडेट कंडीशन में नहीं है तो फिर उनको कहीं ना कहीं प्रॉपरली जो एक तरीका है उसके माध्यम से वो उनके प्लेस पे पहुंचाया जाएगा। संदीप जी, एक मानवीय सवाल आपसे जवाब जानना चाहूंगा, बिना किसी राजनीति के। एक मानवीयतापूर्ण सवाल है कि लोगों ने 50 दिन में कैसे पैसे का इंतजाम करके और अपने गांव या अपने शहर या कहीं जहां वो पहुंचना चाहते हैं, मजबूरी में किसी माता पिता के स्वास्थ्य को लेके टिकट बुक कराया, और उन्हें अचानक ये पता चलता है एयरपोर्ट पर आने के बाद कि उनका टिकट रद्द हो गया है। अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या विकराल है, दोबारा कैसे टिकट बुक होगा, कितने दिन में उसका रिफंड होगा? तो इसके लिए ये बहुत ऐसी बात नहीं है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, उसमें सरकार खुद चाहती है कि काफी समस्या में लोग इस समय हैं और काफी लोग ऐसे हैं जिनका जाना जरूरी भी है और उन्हीं को सरकार कोशिश कर रही है प्राथमिकता पे उन्हीं को पहुंचाया जाए। तो कोशिश कर रही है सरकार के थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों को नॉर्मल करके, और जितना एक कंट्रोल वे में सोशल डिस्टेंसिंग और जो अदर पैरामीटर्स हैं उनका पालन करते हुए थोड़ा बहुत इन सब चीजों को शुरू किया जाए। अदरवाइज दिल्ली या बंगाल में या महाराष्ट्र में देखिए, वहां तो तबाही मची हुई, फिर भी मार्केट नॉर्मल चल रहे हैं। आप घूम फिर के महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्यों चले जाते हैं सर? इससे पहले बसों का इंतजाम किया, हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी, ट्रेनों का अरेंजमेंट किया गया, शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से स्टेशन पर जमकर लूटपाट हुई है, खाने का राशन उनके पास नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप भूल ही जाइए, और अब इसी तरीके से तमाम लापरवाही पहले दिन ही नजर आ रही है। आप क्यों घूम फिर के हर बात को राजनीति मुद्दा बनाना चाहते हैं? आप धरातल पर बात कीजिए ना, जो एक्चुअल की तस्वीरें हैं उन पर आप फोकस कीजिए। पिछले 3 दिन से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे नॉन बीजेपी राज है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है बताइए? महाराष्ट्र अकेले 40% शेयर लेके जा रहे हैं केसेस में, फिर भी उद्धव ठाकरे गंभीरता से ले रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, आप पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैं अगर जिक्र करूं तो वहां पर भी तो तमाम मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आप कह देंगे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो कोई तस्वीर नहीं देखी। और बाकायदा 2-3 दिन पहले हमने वहीं की तस्वीरें दिखाई थी, सहारनपुर में, जब मजदूरों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, रो रहे थे वो कैमरे के सामने। वो तस्वीरें आपको नजर नहीं आएंगी। जब पंजाब की गाड़ी को राजस्थान की गाड़ी यूपी के अंदर ठोक देती है तो जिम्मेदार यूपी सरकार हो जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं यूपी और बिहार का बेचारा मजदूर सिर्फ पंजाब और नहीं। संदीप द्विवेदी जी, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा सर। जो एक्चुअल की तस्वीरें हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है, राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, फिर आप हो या तमाम विपक्षी पार्टियां। क्योंकि आज जो स्थिति है, पूरा भारत रो रहा है। आलम यह है कि हर रोज इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अब जो फ्लाइटें शुरू हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर इन 10 दिनों में आंकड़े बढ़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो शंकर जी, आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से राजनीति है, हर मुद्दे पर अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो सीधा महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल, यानी कि धरातल की तस्वीरों पर कोई नजर नहीं डालना चाहता। मामले बड़े हैं तो उस पर हम राजनीति करेंगे। देखिए सचिन, ये जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, और शायद सबसे बड़ी परेशानी इस समय यही हो रही है कि राजनीतिक धरातल को ज़्यादा उन्नत करने की चिंता है। लोग जो परेशान हो रहे हैं, जब ये असंवेदनशील बयान है कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, डीजीसीए प्रिंसिपल एडवाइजरी जारी कर सकता था कि हमें इतने आदमी चाहिए, तो राज्य की ड्यूटी थी वो देता। बहुत मेजर पार्ट राज्य का एयरपोर्ट के संचालन में नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं। सीआईएसएफ भी सिक्योरिटी संभालता है। किस तरीके का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि जो वहां पर पहुंचे हैं, अगर वो दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पर उनको दिक्कतें होती है, इससे बेहतर है कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम वो खुद फेस कर लें। यानी कि वो जो एयरपोर्ट में पहुंचे हैं, जैसे कैसे करके टैक्सी या कैब बुक करके वो चले जाएं। उनको ये नहीं पता कि कैसे कामकाज ठप पड़ा है, कैसे पैसे जोड़े होंगे घर जाने के लिए, और उसका टिकट खरीदा और वो कैंसिल हो जाती है। मुस्कुराकर जवाब दे दिया, कह दिया कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत ही शर्मनाक है ये, क्योंकि गंभीर नहीं है बिल्कुल भी, ना तो आम इंसान को लेकर ना मजदूरों को लेकर। समय का अभाव है। चंद्रशेखर जी, आपको
आपको मैं रोकना चाहूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थिति यह हो चुकी है कि सरकार तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे करती है मजदूरों को लेकर, आम लोगों को लेकर, लेकिन हकीकत में किस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं, एक दूसरे पर गेंद फेंकने का जो काम है, जो गेंद है वो एक दूसरे के पाले में सरकाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल की तस्वीरों पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यही तस्वीरें हमने बसों में देखी, आप ट्रेनों में देखी, और आप जिस तरीके से फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं उसमें भी तमाम तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया, 10 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि इन 10 दिन में अगर यह आंकड़ा बढ़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि तमाम लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार को अपनी कमियों को झांकना होगा, देखना होगा, और जिस तरह से डिसीजन दिए हैं इस पर बैठकर विचार विमर्श करना होगा, और एक्सपर्ट की अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी भी सलाह लेनी होगी, तभी आगे इस तरीके के डिसीजन सरकार आगे ले, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।